हाँ, क्यों? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। वर्दी और फर्ज के इम्तिहान का वक्त है। कहाँ गई थी आपकी जिम्मेदारी? यू आर अंडर अरेस्ट। पुलिस की वर्दी और खून की गर्मी आदमी को बड़ा खुददार बना देती है। बंदोबस्त आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है और मुझे उम्मीद है इस पे अमल भी पूरी तरह किया जाएगा। हिंदी फिल्मों में मुख्य किरदारों के अलावा कुछ किरदार ऐसे भी रहे जो बेहद मशहूर हुए, जैसे डाकू, पुलिस, मुंशी, मुनीम जी, मास्टर जी या फौजी जवान। कुछ एक्टर तो किसी कैरेक्टर में इतना जमे कि उसके अलावा दर्शक उनके बारे में कुछ और सोच ही नहीं पाते थे। हाँ भाई, ठकराल द ग्रेट को कौन भूल सकता है। हम जिसकी बात करने जा रहे हैं उसने पर्दे पर कानून की वर्दी पहनकर कानून के दायरे में कानून का साथ दिया। कभी खाकी तो कभी काले कोट में अक्सर नजर आने वाले इस एक्टर को उस दौर का बच्चा बच्चा पहचानता था, जिसके कड़क और सधे अंदाज में बोले गए डायलॉग्स और रौबदार व्यक्तित्व ने दर्शकों के मन में अपनी एक खास जगह बना ली थी। ऐसी जगह जहां किसी और का नाम कम से कम उनके नाम के बाद ही आता। अब तो आप लोग पहचान ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के पुलिस कमिश्नर की, जिनका नाम है सैयदाना इफ्तिखार अहमद शरीफ। तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो, भागने की कोशिश बेकार है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। सिने प्रेमी अभिनेता इफ्तिखार को पुराने जमाने की फिल्मों में पुलिस वाले की अनगिनत भूमिकाओं के लिए बखूबी जानते हैं, लेकिन उन्हें सपने में भी एक्टर बनने का ख्याल नहीं आया था। उनका पहला प्यार सिंगिंग था। अपना बाबू ही बना लो, मुझे बेकार हूँ मैं। क्या आप जानते हैं कि इफ्तिखार एक अच्छे कलाकार के साथ साथ अच्छे गायक और पेंटर भी थे। सिंगिंग से करियर की शुरुआत करने वाले इफ्तिखार कैसे मनोरंजन की दुनिया में आए, इसके पीछे भी एक कहानी है। उनकी लव लाइफ भी खासी इंटरेस्टिंग है। शादीशुदा होने के बावजूद कैसे उन्हें एक यहूदी लड़की से प्रेम हो गया था। अशोक कुमार और इफ्तिखार के बीच क्या रिश्ता था जिसके कारण वो अशोक कुमार की काफी इज्जत करते थे। और बात होगी उस दौर की जब इस अभिनेता का सब कुछ देश के बंटवारे की भेंट चढ़ गया। इस वक्त मेरा एक जगह पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर तुम मुझसे बदला ही लेना चाहते हो तो फिर किसी वक्त ले लेना। इफ्तिखार इस नाम का जिक्र होते ही हमारे जहन में सिनेमा के पर्दे पर नजर आने वाले एक पुलिस ऑफिसर की छवि उभरती है, लेकिन शायद आम लोग इस बात से वाकिफ नहीं है कि इफ्तिखार अभिनेता के अलावा एक बेहतरीन गायक और चित्रकार भी थे। अपने शुरुआती दौर में वो कुछ फिल्मों में बतौर हीरो भी नजर आए थे। हम अभी इंतजाम करते हैं। इस बात का जिक्र आगे करेंगे, पहले एक नजर डाल लेते हैं उनके बचपन की कुछ यादों पर। इफ्तिखार का जन्म 26 फरवरी 1922 को पंजाब के जालंधर में हुआ था। 4 भाई और एक बहन में ये सबसे बड़े थे। इनके पिता कानपुर में एक कंपनी में ऊंचे ओहदे पर नौकरी करते थे, इसलिए इनका बचपन भी कानपुर में गुजरा। यहाँ रहकर उन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई की। क्योंकि पेंटिंग का काफी शौक था, इसलिए लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट से चित्रकला में डिप्लोमा भी किया। इफ्तिखार को गाने का भी बेहद शौक था। उन्होंने गायन को कैरियर बनाने की सोची। वो केएल सहगल के लाखों दीवानों में से एक थे और उन्हीं जैसा मशहूर गायक बनना चाहते थे। आजादी से पहले हिंदी सिनेमा का गढ़ 2 जगह हुआ करती थी, एक बम्बई और दूसरा कलकत्ता, और तमाम बड़ी म्यूजिक कंपनियां कलकत्ता में ही थीं। इसलिए इफ्तिखार अपने सिंगिंग के कैरियर को रफ्तार देने के लिए 20 साल की उम्र में कलकत्ता चले आए, जहां उनकी मुलाकात उस दौर के मशहूर संगीतकार कमल दास गुप्ता से हुई, जो मशहूर म्यूजिक कंपनी HMV में नौकरी करते थे। कलकत्ता के MP प्रोडक्शन की साल 1941 में बनी एक बड़ी हिट फिल्म जवाब का संगीत कमल दास गुप्ता ने ही तैयार किया था, जिसे कानन देवी ने गाया था। गीत के बोल थे, तूफान मेल दुनिया ये तूफान मेल। कमल दास गुप्ता ने ही HMV कंपनी में इफ्तिखार का ऑडिशन लिया। HMV ने इफ्तिखार के गाए 2 गीतों का एक प्राइवेट एल्बम जारी किया। कमल दास गुप्ता इफ्तिखार के व्यक्तित्व, उनके बोलचाल के ढंग और तहजीब से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने MP प्रोडक्शन से इफ्तिखार को बतौर अभिनेता नौकरी देने की सिफारिश कर डाली थी। जब उन्होंने इफ्तिखार से इस बारे में बात की तो इफ्तिखार ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और वापस कानपुर लौट आए। कानपुर आकर इनका रिश्ता सईदा नाम की लड़की के साथ तय हुआ और इन्होंने अपने वैवाहिक जीवन में कदम रखा। ऐसा मौका तो मिलता है कभी कभी।
लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्हें कमलदास की तरफ से एक टेलीग्राम मिला जिसमें उन्हें वही ऑफर दोबारा दिया गया, यानी फिल्म में बतौर हीरो का। लेकिन इफ्तिखार कोई मुकम्मल जवाब नहीं देते। कमलदास ने उम्मीद नहीं छोड़ी और लगातार कानपुर टेलीग्राम भेजते रहे। इसके बाद इफ्तिखार के अब्बा ने उन्हें समझाया और कलकत्ता जाकर फिर से एक और शुरुआत करने के लिए हौसला दिया। इफ्तिखार कलकत्ता आ गए। यहाँ कंपनी में नौकरी तो मिल गई, पर एमपी प्रोडक्शन के बैनर तले लंबे समय तक उनकी फिल्म शुरू ही नहीं हो पाई। उसी दौरान उनकी पर्सनल लाइफ ने एक बड़ा मोड़ लिया। कलकत्ता में अपनी ही बिल्डिंग में रहने वाली एक यहूदी लड़की हना जोसेफ से उन्हें इश्क हो गया। उसके प्यार में वो इस तरह गिरफ्तार हुए कि उन्हें अपने हमसफर का ख्याल तक नहीं आया। दूसरी तरफ जोसेफ भी उनसे उतना ही प्यार करने लगी और सईदा के साथ हुआ रिश्ता तोड़कर इफ्तिखार ने हना से शादी कर ली। शादी के बाद हना जोसेफ ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और उनको नया नाम मिला रेहाना अहमद। इफ्तिखार की पहली फिल्म आर्ट फिल्म्स कोलकाता के बैनर में बनी तकरार थी, जो साल 1944 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की नायिका उस जमाने की स्टार अभिनेत्री जमुना थी। साल 1945 में इफ्तिखार की 2 फिल्में घर और राजलक्ष्मी रिलीज हुई। घर की नायिका जमुना और राजलक्ष्मी की नायिका कानन देवी थी। एमपी प्रोडक्शन के बैनर में बनी फिल्म राजलक्ष्मी से ही तलत महमूद ने भी बतौर गायक और अभिनेता अपना करियर शुरू किया था। साल 1947 में इफ्तिखार ऐसा क्यों और तुम और मैं फिल्मों में नजर आए। उसी दौरान साल 1946 में उनकी बड़ी बेटी सलमा का जन्म हुआ और 1947 में उनकी पत्नी ने छोटी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम सईदा रखा गया। 1947 का वक्त और भारत पाकिस्तान के बंटवारे की घटना, 2 मुल्कों के बनने में न जाने कितने घर उजड़ गए और कितने देखते ही देखते इस पार से उस पार के हो चले थे। बंटवारे के दौरान इफ्तिखार के माता पिता, भाई बहन सहित सभी करीबी रिश्तेदार पाकिस्तान जा बसे, लेकिन इफ्तिखार ने भारत को चुना। बंटवारे की टीस ने दंगों की आग को हवा दी। देश भर में दंगे भड़क उठे। कलकत्ता भी इससे अछूता नहीं रहा। इस वजह से उन्हें कलकत्ता छोड़ना पड़ा। साल 1948 में वो पत्नी और दोनों बेटियों को साथ लेकर बंबई चले आए। न रहने का ठिकाना था, न कमाई का कोई जरिया। संघर्ष का दौर एक बार फिर से शुरू हुआ। वो रोज बॉम्बे टॉकीज के चक्कर लगाते, लेकिन काम मिलना आसान नहीं था। उनकी बेटी सलमा जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि हम दोनों बहनें उस वक्त बहुत छोटी थीं और अक्सर हमारे खाने तक के लिए घर में कुछ नहीं होता था। घर की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए मम्मी को किसी ऑफिस में सेक्रेटरी की नौकरी करनी पड़ी, लेकिन हमारी माली हालत काफी खराब थी। कलकत्ता में एक बार कानन देवी ने इफ्तिखार का परिचय अशोक कुमार से कराया था, इसलिए बंबई आने पर इफ्तिखार बॉम्बे टॉकीज बराबर आया जाया करते ताकि किसी तरह कुछ काम मिल जाए। आखिर एक दिन अशोक कुमार उनसे वहां टकरा ही गए। अशोक कुमार ने न सिर्फ इफ्तिखार को पहचाना, बल्कि साल 1950 में बनी बॉम्बे टॉकीज की फिल्म मुकद्दर में उन्हें एक अहम भूमिका भी दी। अशोक कुमार के ही कहने पर उन्हें बी.आर. चोपड़ा की फिल्म कानून में मौका दिया गया। हालांकि उन्हें हीरो के रोल नहीं मिल रहे थे, पर बतौर साइड हीरो उन्हें फिल्में मिलने लगी। कुछ फिल्मों में उन्होंने नेगेटिव रोल भी किए। अशोक कुमार के साथ उनके संबंध काफी मजबूत हो गए। आगे चलकर अशोक कुमार ने इफ्तिखार से पेंटिंग भी सीखी और उम्र में उनसे काफी बड़ा होने के बावजूद वो इफ्तिखार को हमेशा पेंटिंग का अपना गुरु मानते रहे। वहीं इफ्तिखार भी अशोक कुमार की तहे दिल से इज्जत करते थे, क्योंकि उनके कारण ही इफ्तिखार की रोजी रोटी का प्रबंध बंबई में हो पाया था और फिल्मों में धीरे धीरे ही सही काम मिलना चालू हो गया था। ये आदमी हांगकांग से 80 लाख रुपए के हीरे लेके चला है। तमाम जुर्म के अड्डों पे छापा मारो, एक एक गुंडे को पकड़ लो। एक न एक दिन आपकी असलियत का भांडा फोड़ दूंगा। खबर मिली है कि आप यहाँ कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। यहाँ आपको एक बात और बता दें कि इफ्तिखार कितने बेहतरीन दर्जे के चित्रकार थे। फिल्म दूर गगन की छांव में के शीर्षक गीत के बैकग्राउंड में जिन पेंटिंग्स का इस्तेमाल किया गया है वो इन्हीं की बनाई हुई हैं। आजाद गगन लहराए। 1950 और 60 का दशक, जिसे हिंदी सिनेमा का गोल्डन एरा कहा जाता है। इफ्तिखार ने सगाई, खाकी, आगोश, बिराज बहू, मिर्जा गालिब, देवदास, श्री 420, दिल्ली का ठग, बेदर्द जमाना क्या जाने,
नाच घर, बंदिनी, दूर गगन की छांव में, संगम, शहीद, फूल और पत्थर, तीसरी कसम, तीसरी मंजिल, हमराज और इंतकाम जैसी करीब 70 फिल्मों में छोटी बड़ी सभी तरह की भूमिकाएं की, लेकिन उनकी कोई खास पहचान नहीं बन पाई। संघर्ष बदस्तूर जारी रहा और फिर आई फिल्म इत्तेफाक। साल 1969 में बनी BR फिल्म्स की फिल्म इत्तेफाक में इफ्तिखार पुलिस इंस्पेक्टर की अहम भूमिका में नजर आए थे। इस फिल्म ने इफ्तिखार की जिंदगी बदल कर रख दी। पुलिस की वर्दी उन पर ऐसी जमी कि इसके बाद उन्हें काम की कमी नहीं रही। तरक्की अब उनके साथ थी। बहुत जल्द ही उन्होंने खार में अपना फ्लैट भी खरीद लिया। ये मालूम करना बहुत जरूरी है कि मिस्टर जगमोहन अपने घर में जिंदा वापस आए थे या नहीं। उनकी बेटी सलमा इसका श्रेय अशोक कुमार को देती हैं, जिनकी सिफारिश पर उनके पिता को BR फिल्म्स में एंट्री मिली थी। हालांकि इत्तेफाक से पहले वो उस बैनर की कानून, हमराज और आदमी और इंसान जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके थे। इफ्तिखार के लिए 1970 और 80 का दशक बेहद सफल और व्यस्तताओं से भरा रहा। इस दौरान की फिल्मों में वो ज्यादातर पुलिस कमिश्नर, डॉक्टर या जज के रूप में नजर आए। हालांकि फिल्म बंदिनी, एजेंट विनोद, सावन भादो और खेल खेल में वो निगेटिव किरदार भी कर चुके थे, पर उनकी सबसे यादगार भूमिकाओं के लिए दीवार, जंजीर और डॉन जैसी फिल्मों का नाम लिया जाता है। यश चोपड़ा की 1975 में आई क्लासिक फिल्म दीवार में वो एक बेईमान स्मगलर मुल्कराज डावर का रोल करके काफी पॉपुलर हुए थे। वहीं प्रकाश मेहरा की जंजीर में एक ईमानदार पुलिस कमिश्नर सिंह का रोल था। हालांकि उनकी भूमिका काफी छोटी थी, पर फिल्म के जिस सीन में वो अमिताभ बच्चन को कानून अपने हाथ में लेने के लिए डांट लगाते हैं, वो फिल्म का एक जानदार और यादगार हिस्सा बन गया। आप मेरे साथ काम करेंगे तो उसूल और कानून के मुताबिक। इज दैट क्लियर? साथ ही डॉन के DSP डिसिल्वा को कौन भूल सकता है, जिसके मुंह से निकला एक ऐसा आइकॉनिक डायलॉग जो बच्चे बच्चे की जुबान पर छा गया। भागने की कोशिश मत करना, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, भलाई इसी में है कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। इसके बाद तो इफ्तिखार घर घर जाने गए। यह आखिरी वार्निंग है, भागने की कोशिश बेकार है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। उन्होंने अपने दौर के सभी बड़े कलाकारों संग काम किया, जैसे राज कपूर, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार और राजेश खन्ना। कामयाबी के दौर में उन्होंने शर्मीली, महबूब की मेहंदी, गैम्बलर, कल आज और कल, हरे रामा हरे कृष्णा, जवानी दीवानी, अचानक, जंजीर, मजबूर, दीवार, धर्मात्मा, शोले, कभी कभी, दुल्हन वही जो पियामन भाई, डॉन, त्रिशूल, नूरी, काला पत्थर, दोस्ताना, रॉकी, सदमा, तवायफ सहित कुल 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने कुछ अंग्रेजी भाषा की फिल्मों में भी काम किया था, जिसमें 1970 की बॉम्बे टॉकी और 1992 की सिटी ऑफ जॉय प्रमुख है। 1993 में आई काला कोट उनकी आखिरी फिल्म थी। उनके परिवार के दूसरे सदस्यों की बात की जाए तो उनकी बड़ी बेटी सलमा की शादी साल 1964 में देहरादून के एक रईस खानदान से ताल्लुक रखने वाले विपिन चंद्र जैन से हुई थी। इफ्तिखार की छोटी बेटी सईदा की शादी MI शेख से हुई, जो सीएट टायर्स में मैनेजर के ओहदे पर थे। सईदा के 2 बच्चे हैं। इफ्तिखार अपने परिवार के तमाम सदस्यों के पाकिस्तान चले जाने के बाद भी उनके संपर्क में बने रहे। उनके एक भाई इम्तियाज अहमद पाकिस्तान टीवी के मशहूर अभिनेता थे और उन्हें पाकिस्तान सरकार ने नेशनल अवार्ड से नवाजा था। उनसे छोटे भाई मुश्ताक अहमद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में पायलट थे और अब वो अमेरिका में रहते हैं। इकलौती बहन शमीम कराची में रहती थी, जिनका अब इंतकाल हो चुका है। फर्ज के निभाने में वर्दी तो क्या, अगर जिस्म की खाल भी उतर जाए तो इसमें सिपाही की शान होती है। इफ्तिखार की बेटी सलमा ने बताया था कि पाकिस्तान की यात्रा के दौरान एक बार रावलपिंडी में उनकी मुलाकात उन सईदा से भी हुई थी, जिनका रिश्ता कानपुर में उनके डैडी के साथ हुआ था। हैरानी की बात यह निकली कि उन्होंने जिंदगी भर शादी ही नहीं की। इफ्तिखार एक ईमानदार और संघर्षशील अभिनेता रहे, पर उनकी जिंदगी में तब भारी तूफान आया जब उनकी सबसे लाडली छोटी बेटी सईदा को कैंसर डिटेक्ट हुआ। करीब 5 सालों तक वो अपनी बीमारी से लड़ती रहीं। उसे देखकर इफ्तिखार रात रात भर अपने कमरे में चुपचाप रोया करते। और फिर 7 फरवरी 1995 को सईदा अपनी लड़ाई हार गईं। बेटी की मौत के सदमे को इफ्तिखार बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी भी हालत बिगड़ने लगी।
जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन बेटी की मौत के 1 महीने के अंदर ही 1 मार्च 1995 को इफ्तिखार भी चल बसे। हिंदी सिनेमा में अपनी एक्टिंग से हर किरदार में जान फूंक देने वाला ये कलाकार अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। इस पेशकश में बस इतना ही। कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।